हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनत। अपने क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक चल रही थी 12th क्लास में। उसके अंतर्गत अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया। सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना। पहले चैप्टर कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। 6 नंबर में अपन ने ये सारी चीजें देख ली है। इसमें क्या देखा? सामान्य अर्थव्यवस्था देख ली, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या देख ली, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन देख लिया, उसमें केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पढ़ ली, बाजार अर्थव्यवस्था पढ़ ली, फिर सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था पढ़ ली, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर भी पढ़ लिया, और पुस्तक में किस किस बुक के क्या क्या नाम है, किसने दिए, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। 2 पार्ट हो चुके, इसमें भी ये 12 नंबर का है चैप्टर, जिसमें अपन ने क्या पढ़ ली? उपयोगिता पढ़ ली। उपयोगिता होगी गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों का बता दिया। इन दोनों का चीज है क्या बाकी है तुम लोगों के? पहले तो उपभोक्ता पढ़ा, उपभोक्ता के व्यवहार में क्या है, फिर उपयोगिता देखा, उपयोगिता क्या है, ये सारी चीजें देखी अपन ने। उपयोगिता देख ली, गणनावाचक और क्रमवाचक भी देख ली। गणनावाचक में क्या थी? गणना करने का था पूरा, और क्रमवाचक में तक क्या था? जहां पर गणना सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जहां गणना का आंसर नहीं आता, वहां पे किसका लेते हैं? क्रमवाचक का लेते हैं। ये तुम लोगों को बता दिया था, इन दोनों का डायग्राम बता दिया था, इन दोनों के बीच संबंध बाकी है तुम्हारे। फिर आगे क्या पढ़ेंगे अपन? उपभोक्ता का बजट और बजट से ये सारे अपन को आगे पढ़ने, ये पॉइंट है इसके, ये आगे पढ़ने हैं। तो अपन देखते हैं एक बार। बुक्स में यही था ना उपभोक्ता। उसके बाद इसमें उपयोगिता देखा अपन ने। उपयोगिता क्या है ये सारा देख लिया। उपयोगिता क्या होती है? अपन किसी चीज को यूज करते हैं तो अपन को उससे कितनी उपयोगिता मिल रही है, कितनी संतुष्टि मिल रही है। संतुष्टि और उपयोगिता दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची, मतलब दोनों एक ही है, ये भी देख लिया था अपन ने। उसके बाद क्या देखा अपन ने? गणनावाचक। उपयोगिता देख ली। गणनावाचक में क्या था? कुल था, सीमांत था, ये दोनों देखे। इनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, इनके डायग्राम देख लेते हैं। इन दोनों के बीच के डायग्राम ये रहे। अगर ये वाला जो है वो संबंध बताने के लिए, दोनों अलग अलग है, तो एक बार मैंने जो नोट्स लिखा है उसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? परिचय देखा। परिचय के अंतर्गत क्या देखा? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? बाजार। बाजार क्या कहलाती है? जहां पर हमें सारी वस्तुएं मिल जाती है। फिर उत्पादक कौन कौन होते हैं? एक तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 क्षेत्र देख लेते। फिर है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करता है? वस्तु सेवाओं का उपयोग करता है, ये भी देख लेता है। फिर उपभोग, किसी वस्तु को उपभोग करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए उपभोक्ता को? पहले वस्तु की कीमत होनी चाहिए, आय, वस्तु के साथ वस्तु, और रुचि और आवश्यकता। वस्तु के साथ वस्तु मतलब ऐसी ही दूसरी वस्तु, ये देख लेता। फिर उपयोगिता देख ली थी अपन ने। उपयोगिता में क्या होता है? किसी वस्तु का यूज करते हैं तो उसको कितनी संतुष्टि मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। कोई भी वस्तु यूज करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। फिर अपन ने ये भी देख लिया था, यह सर्वोत्तम सहयोग क्या कहलाता है, ये भी देख लिया था। फिर उपयोगिता क्या है? जो वस्तु से यूज करने से अपन को संतुष्टि मिलती है वो उपयोगिता कहलाती है। ये था, यूज करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, और जो संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद किसने क्या दिया था? मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है, ये सब देख लिया था अपन ने। यूटिलिटीज में मापा जाता है। फिर उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या क्या कि उपयोगिता को मापा जाएगा? अधिकतम कब होगी? जब उपभोक्ता है ना अधिकतम वस्तुओं का चयन करता है, तो एक वस्तु का अगर उसको चुनना है, खाने खाने टाइम बैठा वो खाते टाइम, और उसको यूं लगे कि ये चीज अब बस काफी होगी, तो वो नहीं खाएगा, उसके बाद अभी ज्यादा खाता है, उसका पेट भरने के बाद भी, तो उपयोगिता क्या होती है? नीचे की तरफ जाती है। ये सारी चीजें थी उपयोगिता विश्लेषण में। फिर है उपयोगिता को संतुष्टि। ये दोनों आपस में पर्यायवाची होते हैं, इसमें यूटिल्स में होता है। ये सारा मैंने तुम लोगों को कल बताया था इसकी पहले वाली क्लास में। अब है उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में देखा गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या था? कुल और सीमांत था। क्रमवाचक में क्या था? अधिमान वक्र और तटस्थ वक्र और प्रतिस्थापन। गणनावाचक विश्लेषण किसने दिया था? मार्शल पिगू ने दिया था। और जहां पर गणनावाचक विश्लेषण का यूज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वहां पर क्रमवाचक का होता है। क्रमवाचक किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने दिया था, और आर.जे.डी. एलन ने दिया था क्रमवाचक। इसमें क्या होता है? आधारित बोलो या तटस्थ वक्र बोलो, ये इस पर आधारित होता है, और प्रतिस्थापन सीमांत दर। फिर अपन ने कुल उपयोगिता पढ़ी थी। कुल उपयोगिता के फॉर्मूले देखे थे अपन ने। फिर कुल उपयोगिता का एग्जाम्पल देखा था। कुल उपयोगिता का फिर डायग्राम देखा अपन ने। डायग्राम देखने के बाद क्या देखा अपन ने? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का पूरा देखा। फिर उसके फॉर्मूले देखे। फॉर्मूले देखने के बाद उसको सॉल्व किया। फिर क्या किया? डायग्राम बनाए। वहां तक हो गया था अपना। अब उसके बाद वहां कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बता दिया। इसमें यह बताना है कि दोनों का संतुष्टि का बिंदु क्या है। जब कुल उपयोगिता में होता है सबसे अधिकतम वाला, और सीमांत उपयोगिता में कौन सा होता है? जो जीरो की लाइन पर आ रहा होता है, टच के हो रहा होता है वो। तो इन दोनों का संतुष्टि का बिंदु ये रहा जिस पर लाइन की है। सेम ऐसा ही बनाना है तुम लोगों को, अगर संबंध पूछ ले। और इस संबंध का वापस से एक्सप्लेनेशन लिख रखा है।
फिर पढ़ा था हासमान उपयोगिता नियम। अपन किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस चीज को यूज करने से उसका जो उपयोग होता है वो घटता रहता है। उसका मतलब फोन भी चलाते हैं तो उसकी कैपेसिटी गिरती रहती है, थोड़ा टाइम बाद वो चार्ज जल्दी उतरने लग जाता है, पहले जल्दी नहीं उतरता है चार्ज, तो डिफरेंट आते रहते हैं। तो वैसे ही फिर अपने हासमान उपयोगिता नियम का क्या बनाया अपन ने, डायग्राम बनाया। फिर ये हो गया। फिर हासमान उपयोगिता नियम की मान्यता क्या है। फिर एक वस्तु की दिशा में मांग वक्र की उत्पत्ति कैसे हुई है ये वाला देखा अपन ने। फिर उसका डायग्राम ये था। फिर मांग का नियम, अपन जिन वस्तुओं की मांग करते हैं, डिमांड को क्या कहते हैं, मांग का नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें एक वस्तु की इस तरफ कीमत। उसके बाद अपन ने ये भी देख लिया था, वस्तु मांग वक्र देख लिया, मांग वक्र कैसे होता है, मांग का नियम यहां तक हो चुका था अपने। उसके बाद उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में, ये देख लिया। उसमें ये फॉर्मूला क्या था, MUN/PN बराबर MUM। सीमांत उपयोगिता अगर x वस्तु है और y वस्तु है तब दोनों में क्या लग जाएगा, x और y लग जाएगा, और कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। ये फॉर्मूला बताया था। उसके बाद क्या बताया था मैंने, उसका डायग्राम। फिर है उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में। यहां पर क्या था, एक वस्तु की स्थिति में, यहां पर किस में है, दो वस्तुओं की स्थिति में। दो वस्तुओं की स्थिति में भी सेम फॉर्मूला है, MUN/P वाला ही है, और उसके बाद MUY/PY, तो वही है सेम। यहाँ पर ये तालिका बताई थी किस तरीके से बन रही थी, ये तीनों तो देके रखे थे। फिर इसमें क्या कर दिया था, P जो प्राइस है, प्राइस ऊपर देके रखा था। इसमें पहले में तो प्राइस 2 का किया था, 2 का डिवाइड किया था, 10 से 2 का डिवाइड किया था 5, 8 से 2 का डिवाइड किया 4, इस तरीके से चला था। फिर प्राइस 3 था, तो 3 का डिवाइड किससे किया था, 21 से किया था। 21 में 21 से 3 का डिवाइड किया था तो कितना आए थे 7, 18 में 3 का डिवाइड किया था कितने आए थे 6, 15 में किया था तो 5, इस तरीके से चला था। फिर ये डायग्राम बनाया था, और इसका वक्र जो था वो किस तरीके से था, ये जो है वस्तु की क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है, और ये क्या है, एक्स वस्तु है, और दूसरी लाइन क्या बता रही है, वाई बता रही है। इस तरीके से ये पहली लाइन जहाँ टच कर रही है उसको क्या बोला, QN, और दूसरी लाइन टच कर रही है इसको क्या बोला, QY। ये डायग्राम बताया था। फिर अब से है, उसके बाद क्या है, तटस्थ वक्र। अपन ने तटस्थ वक्र पढ़ा। तटस्थ वक्र में क्या पढ़ा, MRS XY बराबर PX/PY, ये देख लिया अपन ने। उसके बाद उसकी विशेषता देख ली, तटस्थ वक्र के लक्षण और विशेषता। उसमें क्या था, पहला तो ढाल नीचे की तरफ होता है, ये देख लो ढाल नीचे की तरफ है। उसके बाद क्या है, ये वक्र उद्नोत्तर होता है, ये देखो उद्नोत्तर है। उसके बाद क्या है, उच्च अधिमान वक्र उच्च संतुष्टि को बताता है, मतलब ऊपर वाला क्या बता रहा है, ज्यादा संतुष्टि बता रहा है। ये एक दूसरे को काटते नहीं है, तो ये काट रहे क्या, एक दूसरे को नहीं काटते, तो ठीक है। तो उसका डायग्राम चाहो तो तुम लोग ऐसे बना सकते हो, फिर ऐसे, ये नहीं काट रहे, ये लिख सकते हो तुम। फिर अपन ने क्या पढ़ा, एक तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र हम की मानचित्र देखा। उसमें मानचित्र ये रहा, पहला संतुष्टि, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब ऊपर वाला जो है वो अधिक संतुष्टि दे रहा, दूसरा वाला उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पे संतुष्टि पूछे तो एक बार I4 है उसको मिल रही। फिर है तटस्थ वक्र की विशेषता देखी। तटस्थ वक्र की विशेषता में बंडल देखा, फिर उपभोक्ता बजट देखा। उसके बाद अधिमान वक्र या तटस्थ वक्र की विशेषता में क्या था, ढाल ऋणात्मक होता तो मैंने ऋणात्मक बनाया। फिर अनधिमान वक्र है या मूल बिंदु हो के उन्नोत्तर होते, उन्नोत्तर मतलब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से हो तो उसको उन्नोत्तर बोलते हैं। फिर अनधिमान वक्र हो तो एक दूसरे को छूते नहीं है, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं छूते, अलग अलग रहते हैं। और क्या बोल रहे हैं, ऊंचा उपभोक्ता जो तटस्थ वक्र होता है वो क्या करता है, ऊंची संतुष्टि प्रदान करता है, मतलब जो ये ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है, ये देख लिया अपन ने। फिर उसके बाद देखा एक दिष्ट अधिमान। एक दिष्ट अधिमान क्या होता है कि दो वस्तु है तो दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना, ये देखा था, यही देखा था ना। फिर बजट रेखा। बजट का मतलब क्या होता है, जो अपना अमाउंट होता है, जो भी अपनी सैलरी होती है या फिर अपने पास जो भी इनकम है, इनकम का सोर्स है, उसको सही तरीके से रेखांकित करना और कहाँ कितना खर्च करना है, ये सारी चीजें देखना क्या कहलाता है, बजट। बजट रेखा, बजट रेखा अब ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, तो बजट रेखा, उसके लिए बजट रेखा दी गई वस्तु के उन सभी संयोजकों को दर्शाती है जो उपभोक्ता की दी हुई आय तथा दो वस्तुओं की दी हुई बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। क्या कह रहा है, पहले तो दो वस्तुएं हैं, उसमें क्या करना, कंपेयर करना, ताकि अपन अपने बजट के हिसाब से उस वस्तु को ले सके। कभी भी दोनों वस्तुओं को नहीं ले सकते, तो दोनों में से अपने पास ऑप्शन क्या होता है, एक लेने का।
तो वही है कि आय जो है, आय को मैनेज करके उसको क्या करना है, कीमत पर खरीदनी है, कौन सी सूटेबल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता की आय 100 रुपए तथा वस्तु कौन कौन सी एक्स और वाई है और कीमत कितनी है, एक्स की कितनी 10 है और 20, और वस्तु केवल पूर्णांक में ही खरीदी जा सकती है। कैसे खरीदी जा सकती है, पूर्णांक में। तो उपभोक्ता क्या कहलाएगा, 0 पे 5 होगा, 2 पे कितना होगा 4, 4 पे होगा 3, 6 पे होगा 2 और 8 पर होगा 1 और 10 पे होगा 0। संयोजन में खरीद सकता है। कैसे खरीद सकता है, संयोजन में खरीद सकता है। बजट समीकरण क्या है, m बराबर पी एक्स है और क्यू एन प्लस पी वाई क्यू वाई, और क्या है, बड़ा क्या है, y ज्यादा है, द्वारा दर्शाया जाता है, अपलिखित किया जाता है। तो इसी समीकरण को वापस उदाहरण में समीकरण में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 क्यू एन प्लस 20 क्यू, बड़ा किससे है, 100 से। ठीक है, अब देखो बजट रेखा तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या होती है बजट रेखा, जिसमें अपन सारा अमाउंट काउंट करते हैं और कितना कहाँ खर्च करना है, दो वस्तुओं में भी क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं, ये अच्छी रहेगी कि ये अच्छी रहेगी, हर चीज को कंपेयर करके फिर खरीदना अपनी बजट रेखा के अंतर्गत आता है। बजट समूह में क्या है, एक उपभोक्ता द्वारा दी हुई आय, क्या है, एक उपभोक्ता द्वारा दी हुई आय तथा वस्तु की कीमतों पर प्राप्य समायोजन बजट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राप्य समायोजन बजट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बजट समूह। जो भी आय है उपभोक्ता की, उसमें क्या किए, वस्तु की कीमत देखते हैं, कीमत देख के ही कोई भी सामान खरीदा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संयोजन बजट। मतलब उस बजट को क्या करना है, सही से संयोजन करना है ताकि उसको खर्च करने योग्य बना सके। ज्यादा खर्च करेंगे तो अपने पे क्या हो जाएंगे, पैसे वो दूसरे से मांगने पड़ेंगे, तो ऐसा तो कर नहीं सकते बार बार हर मंथ, अपन को वापस उसको अगले महीने देना भी तो पड़ेगा। तो वो सब देख के फिर बजट संयोजन किया जाता है। 0 से 5, 2 से 4, 4 से 3, 6 से 2, 8 पे कितना है, 1 है, 10 पे कितना 0। प्राप्त संयोजन में बजट समूह है ये पूरा। और बजट समूह का समीकरण क्या है, m ज्यादा है किससे है, पी एक्स पॉइंट एक्स मतलब गुणा प्लस पी वाई पॉइंट वाई। तो क्या है, p का गुणा p से, मतलब पी वाई का गुणा किससे करना है, y से। अब बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होता है, बजट रेखा में समांतर खिसकाकर क्या हो रहा है, बजट रेखा को समांतर खिसकाना है बाएं से दाएं, और क्या कह रहे हैं, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तथा वस्तु के मूल्य में परिवर्तन करना होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर किसी भी वस्तु का या तो आय बढ़ेगी, कुछ भी हो, या तो कीमत बढ़े किसी वस्तु की, या उपभोक्ता की आय बढ़े कम हो, तो क्या होता है, बजट जो रेखा होती है उसमें ऊपर नीचे होता ही खिसकता है। ठीक है, बजट रेखा का ढाल। अब बजट रेखा का ढाल जब भी बनाते तो क्या है, पी एक्स बटा पी वाई बराबर होता है, क्या बोल रहा है, पी एक्स बटा पी वाई क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, हमेशा नहीं। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी कीमत होगी किसी वस्तु की, वो अलग अलग होती है या उसके बराबर होती है, तो उसके हिसाब से क्या करना, कंपेयर करके चीजें खरीदना। फिर है यह बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है। कैसी होती है, एक सीधी रेखा होती है, क्योंकि पी एक्स तथा पी वाई को स्थिर माना जाता है। क्या माना है, जो कीमत है उसको स्थिर मानते हैं और उपभोक्ता की आय को क्या मानते हैं, परिवर्तनशील मानते हैं। यह आय और नीचे की ओर ढालू होता है। क्या होता है, यह एक तो नीचे होता है और क्या होता है, ढालू होता है। जैसे इसका देखो डायग्राम किस तरीके से, ऊपर तरीके से ये, फिर ये पूरा का पूरा क्या है, ये बजट रेखा है। क्या है, बजट रेखा है। ये वस्तु क्या है, ये क है और ये ख, तो यहाँ पर ये x मान लो और ये वस्तु y मान लो। अब देखो x और y माना तो क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या है, आई एन क्यू एन प्लस पी वाई क्यू वाई, और बड़ा किससे है, y के बराबर है, और l। समझ में आया, ये डायग्राम बनेगा ही बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी बजट रेखा का कोई भी डायग्राम आए तो तुम लोगों को क्या करना है, ये सीधी लाइन खींचनी है, वही बजट रेखा होगी। और क्या होता है कि कभी भी वस्तु की क्या होती है, जो आय है परिवर्तित होती है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और कुछ भी नहीं, ठीक है, पर रहेगा यही। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बजट समूह का। फिर क्या है, बजट में परिवर्तन, रेखा में परिवर्तन, बजट रेखा का ढलान और उसका डायग्राम। अब उसके आगे बजट रेखा में खिंचाव कैसे होती है। बजट रेखा 3 कारणों से अधिक खिसक सकती है। कितनी होती है, 3 चरणों में खिसक सकती है। पहले तो क्या है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करके, फिर है
या दूसरे वाय में, और तीसरा क्या है आय में परिवर्तन। अगर कभी भी पूछे कि बजट रेखा में परिवर्तन कब कब हो सकता है, एक तो क्या है एक्स की कीमत, मतलब एक्स कोई भी वस्तु होगी उसमें परिवर्तन होगा तो वाय में, और क्या है आय में परिवर्तन। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है वाय में परिवर्तन होगा, वस्तु क्या है वाय है और यहाँ पे क्या है वस्तु एक्स है। तो पहले देखो जब क्या हो रही थी पी एक्स, एक्स वस्तु है बढ़ने पर क्या हो रहा है एक्स वस्तु बढ़ रही है, और वाय दूसरी वस्तु क्या घट रही है घटने पर। तो यहां पर देखो बीच वाला ये था बट ये खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा, चेंज हो रहा है। अगला देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी जो चेंज था वो कहां पे था ऊपर वाले में चेंज था, अब देखो नीचे, अब कहा वाय में चेंज हो रहा है, कहां हो रहा है वाय में, वाय घट रही है तब क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, और वाय नीचे है तब वाय बढ़ने पर क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, और ये बीच वाली लाइन। फिर थर्ड लाइन, जब दोनों में आय में परिवर्तन होगा तो तीनों को ही अलग अलग गिनेंगे, कैसे करेंगे बढ़ने पर और घटने पर। तो एक बार इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर क्या है आय में परिवर्तन है, क्या है आय में, पहले में क्या है एक्स वस्तु पे और दूसरे में वाय में और थर्ड में आय में। डायग्राम एक जैसा ही है, लाइन डिफरेंट है। तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग करके उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय है उस संयोजन के चयन से है जो दी हुई आय, वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। ये क्या बोल रहा है कि जब भी उपभोक्ता संतुलन कब होगा, जब उसकी आय जो भी उसका जो अमाउंट है फिक्स है, उसने इतना सोच के रखा है कि मुझे इतना खर्च करना है इस वस्तु के लिए, इस वस्तु पे इतना खर्च करना है, वो उसके हो, मतलब वो जो अमाउंट बता रहा है उसी अमाउंट में दिया हुआ, और क्या है वस्तु की कीमत भी अच्छी हो और उसको उसकी पसंद की वस्तु भी मिल रही है, तब क्या होता है उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में क्या होता है अधिकतम संतुष्टि। तब ये लगता है कि इसको संतुष्टि मिल गई, हमें संतुष्टि मिल गई। तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम लोगों को कुछ भी करवा रहे हो, या ट्रीटमेंट करवा रहे हो या फिर कोई चीज खरीद रहे हो, तुम्हारे पास जो अमाउंट है वो उसी में मैनेजमेंट हो जाता तुम्हारा, और सारा सामान भी आ जाता और तुम उसको यूज करके क्या हो रहे हो संतुष्ट हो रहे हो, तो वो क्या कहलाता है संतुष्टि। क्या कहलाती है उपभोक्ता की संतुष्टि कहलाती है। अन्य शब्दों में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय है उपभोक्ता की इष्टतम चयन से। क्या उसको चयन करने के बाद उसको अच्छा लगना चाहिए, क्यों नहीं कि मैंने चयन कर लिया अब दुख हो रहा है मैंने ये क्यों लिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर तटस्थ वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन को तब प्राप्त होता है जब तटस्थ वक्र बजट रेखा पर स्पर्श रेखा है, और अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमतों का अनुपात। यहाँ पर क्या बोल रहा है बजट रेखा जो तटस्थ वक्र की विशेषता के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करने के लिए, कोई भी उपभोक्ता है उसको संतुलन की स्थिति में लाने के लिए, उसको संतुष्ट होने के लिए जब भी तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, क्या कर रहा है जब भी स्पष्ट करेगा तो वो क्या कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है, और किसके बराबर होती है कीमत के अनुपात के बराबर। जैसे देखो ये क्या है ग्राफ है, ग्राफ में क्या है ये वाली कौन सी रेखा जा रही है, ये वाली बजट रेखा जा रही है, और ये वाला कौन सा तटस्थ वक्र है या नहीं है। अब ये तटस्थ वक्र यहाँ जब छू रहा है, ये वाला जब छू रहा है ना टच हो रहा है जहां पर ये टच करेगा उसको क्या बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। क्या कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। और ये जो छू रहा है बजट रेखा को उसको क्या बोलेंगे उसको संतुष्टि मिली है, और किसके बराबर होती है कीमत का अनुपात के बराबर होती है। किसके बराबर होती है कीमत के बराबर होती है, और इसका फॉर्मूला क्या है MRS x बराबर PX बटा PY। अब सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर घटती रहती है। क्या होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो क्या है निरंतर घटती रहती है। दूसरे शब्दों में तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जीरो के उन्नोत्तर होता है। देखो उन्नोत्तर ही है, पास में चिपक तो नहीं रहा है ना, कहीं टच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये कहने का ये जा रहा है। और ये प्रतिस्थापन सीमांत दर और ये तटस्थ वक्र मैंने किसमें समझाया था, कौन से थे पहले तो अपने दो थे ना, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या था वापस से दो थे सीमांत और कुल, फिर गणनावाचक के बाद क्रमवाचक में था, क्रमवाचक में क्या था तटस्थ और प्रतिस्थापन सीमांत दर थी ना, तो ये उसका है। फिर है बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या क्या है ये मैंने पहले बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, क्या उत्पादन करना है कितना करना है और किसके लिए करना है द्वारा हल हो जाती है, और
कीमत बाजार की मांग और पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों पर निर्धारित होती है। क्या होती है कीमत? जो बाजार की मांग और पूर्ति है कि कितनी मांग हो रही है, डिमांड के हिसाब से क्या होगी, कभी कीमत बढ़ जाती है किसी वस्तु की, कभी कम हो जाती है, और पूर्ति में भी यही होता है। मांग उपभोक्ता के व्यवहार का परिचालक है। क्या करता है? परिचालक है, अर्थात पूर्ति उत्पादक के व्यवहार का परिचालक है। उपभोक्ता मांग के व्यवहार का है और उत्पादन किसका है? परिचालक है। उत्पादन किसका है? उत्पादक व्यवहार का क्या है? परिचालक है। तो जब भी ये मांग और क्या है पूर्ति पे ही डिपेंड करेगी कि कीमतें कितनी होती है। कभी कभी नॉर्मल वही फिक्स कीमत रहती है, बट ऐसा हो जाता है कि कभी पूर्ति ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा होगी तो पूर्ति भी ज्यादा होगी, तो उस टाइम क्या होगी, अमाउंट बढ़ जाएगा। कभी कम है या मीडियम है तो उसके हिसाब से अमाउंट रहेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब है सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये किसमें है? क्रमवाचक में। किसमें है? क्रमवाचक में। सेकंड वाला जो था ना उसमें। प्रतिस्थापन सीमांत दर वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु X की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, Y की मात्रा क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि कभी कभी ये हो जाता है कि अमाउंट फिक्स है और दोनों चीजों की जरूरत होती है अपन को, तो उसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक वस्तु को खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयां दे रहे हैं। जैसे कोई एक चीज खरीद रहे हैं, जैसे दोनों की अपन को कितनी चाहिए थी, 1-1 किलो चाहिए थी, बट अगर 1 किलो की किसी की डिमांड ज्यादा है, सॉरी पैसे ज्यादा हैं, और दूसरे की पैसे कम है, तो अपन पैसे क्या करेंगे, कम वाले जो है उसको खरीदेंगे और जो ज्यादा पैसे वाला है उसको आधा किलो खरीदेंगे। तो ये कह रहा है कि मात्रा त्यागना, इस तरीके से मात्रा त्यागते हैं। तो इसका सीमांत प्रतिस्थापन सीमांत दर का क्या है फॉर्मूला, डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई। इसमें क्या कर रहा है, वाई वस्तु की क्या है, हानि है, और एक्स क्या है, लाभ है। अब क्या है, मांग का नियम। मांग का नियम कल पढ़ेंगे, इतना तुम लोगों ने देख लिया होगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है ये देख लिया होगा। ये जो टच हो रही है वो क्या कहलाती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। कोई भी वस्तु तुम लोगों को एक छोड़नी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, एक छोड़नी पड़ेगी, या उसकी कम मात्रा प्राप्त करनी होगी, तो उसके क्या कहलाते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। ओके बाय।